प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई फलदार पौधों की बागवानी करते हैं और अक्सर वे बागवानी के लिए पौधे नर्सरी से खरीद लाते हैं, लेकिन नर्सरी वाले कभी कभी जिस किस्म का पौधा कहते हैं वो बाद में किसी अन्य किस्म का पौधा निकल आता है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान ग्राफ्टिंग विधि से अपनी मनचाही किस्म के पौधे तैयार करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से तैयार करें ग्राफ्टिंग विधि से मनचाहे किस्म के पौधे, आइए जानते हैं डॉक्टर नवीन शर्मा से। आजकल जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि नर्सरी में नए पौधे तैयार करने का समय चल रहा है, जिसमें हम कलम, ग्राफ्टिंग, बडिंग ये सारी चीजें करते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि किसान भाई फल बागों को लगाने के लिए नर्सरी से जिस पौधे को खरीद कर लाते हैं वो बाद में किसी अन्य प्रजाति का निकल आता है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि किसान अपने स्तर पर पौध तैयार करे, जिससे अच्छी किस्म के पौधे तैयार होंगे, जिनसे आगे चलकर अधिक फलोत्पादन भी मिलेगा। कि जो हम कलमों के लिए मटेरियल यूज करने वाले हैं, कलमे या साइनबोर्ड जिनको हम बोलते हैं, वो कहाँ से लेनी है और किस तरह की वो होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि जिन भी पौधों से हमको लेनी है वो पौधे आपके बीमारी रहित हो, और बीमारी रहित पौधे से भी आपने कलेक्ट की है तो जो हम कलमे फाइनली यूज़ करने वाले हैं उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीजेस, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले बात करते हैं टंग ग्राफ्टिंग की, जीवा कलम भी जिसको हम कहते हैं। आम तौर पर हमारे सारे शीतोष्ण फल पौधों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी सक्सेस ज़्यादातर या ज़्यादा अच्छी है तब मानी जाती है जब आपका रूट स्टॉक और साइन दोनों की मोटाई लगभग बराबर की हो, दोनों बराबर व्यास के हो। किसान भाइयों, नए पौधे तैयार करने के लिए मूल वृंत जिसे रूट स्टॉक कहते हैं, सांकुर डाली जिसे साइन कहते हैं, इनसे आप अच्छी किस्म के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नए पौधे तैयार करने के लिए आपको कई चीजों की भी आवश्यकता होगी, जिसमें पौधे में चीरा लगाने के लिए चाकू, सिके टियर और कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की जरूरत पड़ती है। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले स्टॉक को जमीन से लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर के मध्य ऊंचाई पर काट देते हैं कैंची से सीधा, और उसके बाद उसके ऊपरी हिस्से पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर का एक लंबा तिरछा कट लगाते हैं, जिस तरह से हम कलम के लिए लगाते हैं, लिखने वाली कलम के लिए स्लांटिंग कट लगाते हैं। और उस स्लांटिंग कट के निचले 2/3 हिस्से में फिर एक रिवर्स कट लगाते हैं, जिससे जिबा बन जाती है। तो वो जिबा बन जाती है, उस तरह से फिर साइन बोर्ड में भी हम बराबर मोटाई की कलम लेकर के, जिसमें कम से कम 3 आंखें हो, उसके बॉटम पोर्शन में इसी तरह का स्लांटिंग कट लगा करके, रिवर्स कट लगा करके जिभा बना दी जाती है, और इन दोनों जिभाओं को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से आपस में जोड़ दिया जाता है कि इनका कैम्बियम, आम तौर पर या आम भाषा में मैं कहूँ तो कम से कम एक तरफ का उनकी जो छाल है, स्किन है, वो एक तरह से स्मूथली मैच कर रही हो, ताकि उसमें से जो पोषक तत्व और पानी है, सैप मूवमेंट है स्टॉक से, वो साइन को आसानी से हो सके, तभी हमारी कलम चल सकती है। और उसके बाद ये जो यूनियन जहां हम जोड़ते हैं दोनों पोर्शन को, उसको ग्राफ्ट यूनियन बोलते हैं। उसके बाद इस ग्राफ्ट यूनियन को हम प्लास्टिक की टेप से उसको अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, ताकि उसके अंदर हवा और पानी का प्रवेश ना हो सके, तो ही उसकी अच्छे से हीलिंग होती है और वो इन्फेक्शन से बची रहती है। तो टंग ग्राफ्टिंग उस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। उस स्थिति में हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग थोड़ा सा टंग ग्राफ्टिंग से अलग है। उसमें पहले स्टॉक को उसी तरह से लगभग 20 सेंटीमीटर, 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर ज़मीन से काट देते हैं, सीधा कट लगा करके। फिर उसके बिल्कुल सेंटर में, मध्य में चाकू इंसर्ट करके सीधा बीचों बीच चीरा दे दिया जाता है। और उसके बाद वो चीरा ऐसा सच रखने के बाद हम जब साइन पे आते हैं तो साइन वही कम से कम 3 बड वाली एक कलम, और उसके बॉटम पोर्शन में, लोअर वाला जो उसका नीचे वाला पोर्शन है, उसमें स्लांटिंग कट एक तरफ ना देने की अपेक्षा दोनों तरफ देते हैं, और उससे वो पोर्शन एक तीर की तरह बन जाता है। फिर वो जो तीर वाला पोर्शन है दोनों साइड जिसमें स्लांटिंग कट दिए गए हैं, वो पोर्शन हम उस इंसीजर में जो हम रूट स्टॉक के मध्य में दिया उससे फिक्स कर देते हैं। वहाँ भी इसी बात का ध्यान रखा जाता है, अच्छी तरह से उसको फिक्स कर देते हैं, पूरा इंसर्ट कर देते हैं। तो हम अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है हम आसानी से अच्छी सक्सेस के साथ अपने पौधे तैयार कर सकते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हालिमपुर, जिला मुंगेर के कृषक जगपाल सिंह ने। ये लहसुन की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगपाल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अगर हम अधिकतर समय में देखें तो ये लहसुन की फसल है, ये लोगों के इसने किस्मत को बदला है और छोटे छोटे किसानों ने भी इसमें, जिसके पास 1 बीघा जमीन है या इसके आसपास है, उसने भी लाखों रुपए इसमें से कमाए होंगे। अब किसी भी फसल में उस फसल का सफल उत्पादन करना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो लहसुन में हम देखते हैं पिछले समय में जो 1-2 महत्वपूर्ण रोग हैं वो है एक स्टेम फाइलियम फफूंद से होने वाला रोग है और ये स्टेम फाइलियम फफूंद का नाम है। उससे एक पत्तों के ऊपर धब्बे बनते हैं और पत्ते झुलस जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण रोग है और आजकल जो ये लहसुन की फसल है वो हमारे कई क्षेत्रों में लगी हुई है क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग इसमें होनी है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल का सबसे हानिकारक रोग है बैंगनी धब्बा रोग, जिसे हम पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी किसान भाई उसके इस रोग के जो है लक्षण जो है वो धब्बे जो हैं उसके ऊपर देखें इस रोग के, और उसकी विस्तृत जानकारी जो हमारा डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री उसके वेबसाइट पे भी हमने दी हुई है। तो उसके लिए वो जो कंटाफ एक फंजीसाइड आती है हेक्साकोनाजोल, तो उसके वो 50 ml 100 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। और नई जो रोग है वो वाइट रॉट, जिसको सेक्लोर्शियम रोल्फसाई फंगस के नाम से है, उसका भी प्रकोप कई जगह देखने को मिला है। इस रोग में जिस तरह से इस बार फरवरी मार्च में लगातार रही है बारिश, उससे क्या होता है कि हमारे खेतों में नमी अधिक हो जाती है और उस नमी के कारण ये फफूंद जो होती है वो तने से लेके और जो नीचे इसके गट्ठे बन रहे होते हैं उनमें ये फफूंद आती है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें। ऐसा प्रयत्न करें कि हर साल उसी लहसुन की फसल को बार बार एक खेत में नहीं लगाएं। तो 1 साल का थोड़ा अंतराल दे लें, उसमें हम कोई दूसरी फसल, जैसे आजकल हमारे साथ मटर लगा हुआ है तो मटर की फसल लगा लें, और 1 साल का थोड़ा गैप देके। और सबसे अच्छा होगा कि जो हमारा गेंदा फूल होता है वो भी अच्छी तरह बिक जाता है। गेंदे फूल की जड़ों में ऐसे तत्व होते हैं जो कि जड़ों में होने वाले काफी फफूंद के जीवाणुओं को और यहाँ तक के सूत्रकृमि और कई कीड़े हैं ऐसे, उनको भी वो रोकने में सक्षम है। और एक जो हम अभी एक सस्ती तकनीक है उसमें किसानों में उसका प्रचार करते हैं, वो है सॉइल सोलराइजेशन। फसल लगाने से पहले उसको पारदर्शी जो पॉलीथीन मल्च होता है, पारदर्शी जो तापमान है वो ऐसा देखा गया है कि 7 से और कई क्षेत्रों में 15 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तापमान शीट बिछाने से हो जाता है। और वो जो हमारी ज़मीन है उसमें 90% से अधिक जो है बीमारी के और कीड़ों के और यहाँ तक के खरपतवारों के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये तकनीक जो हम ड्रेंचिंग की बात कर रहे थे फंजीसाइड से, उससे सस्ती है, पर्यावरण अनुकूल है काफ़ी हद तक। पॉलीथीन की शीट को हटा दें और फिर अगर इस तकनीक का उपयोग करके अगर किसान फिर भी लहसुन भी हर साल लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं।
और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।